At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सिंगल हैंडेडली 60 साल राज करने के बाद भी कांग्रेस वो क्या नहीं कर पाई जो बीजेपी कर रही है। कैसे कांग्रेस नीचे जा रही है और बीजेपी ऊपर आ रही है। क्यों देश के लोगों ने 10 साल में वो डेवलपमेंट विटनेस करा जो 60 साल तक वो नहीं देख पाए। कैसे 2019 में आर्टिकल 370 और 35 है जो कभी ना हटने वाले आर्टिकल माने जाते थे वो कैसे हट गए। कैसे बीजेपी की पावर में आने के बाद ही राम मंदिर बना। फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज अ backward country to being the most superior power of the 21st century, and the main agenda is who changed, what changed and how does it change। कैसे 60 साल में वो चेंज नहीं आ पाया जो 10 साल में देखा गया है। क्या 10 साल में कोई चेंज आया भी है या फिर ये भी एक प्रोपेगेंडा है। तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज कैसे 60 साल का कांग्रेस का परचम फीका पड़ गया 10 साल की बीजेपी की सत्ता पर, या ये सिर्फ रूलिंग पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस को 60 साल अवसर मिला, जो कांग्रेस 60 साल में जो कर नहीं सकी वो हमने 10 साल में करके दिखाया। क्या 60 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और अगर कोई डेवलपमेंट विटनेस नहीं हुआ तो कैसे एक पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर 60 साल तक राज करती रही। जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स विच आर स्टिल अननोन बाय द 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। दोनों गवर्नमेंट को एनालाइज करने से पहले जानते हैं दोनों पार्टीज की फॉर्मेशन की हिस्ट्री। देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की इंडिपेंडेंस से भी पहले की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसको फाउंड करा था रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, दादाभाई नौरोजी और डीनसो वाचा के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह एग्जाम्पल्स है पीएम के जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पीएम बने। अब दूसरे हाथ पर जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री। बीजेपी अपने रूट्स स्टैब्लिश करती है 1951 में स्टैब्लिश हुई भारतीय जनसंघ से, जो कि एक प्रो हिंदू राइट विंग पार्टी थी। और भारतीय जनसंघ ने 1967 तक हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी, जिसके 10 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में भारतीय जनसंघ ने गवर्नमेंट फॉर्म करी और कुछ रीजन्स की वजह से भारतीय जनसंघ को डिसॉल्व करना पड़ा, जिसे कि अगले साल 1918 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी। तो कोई भी गवर्नमेंट के कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए 6 मेन क्राइटेरिया होते हैं, जो कि है पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, डिफेंस या फिर सैन्य बल, फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंट्री, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ अ कंट्री। आइए सबसे पहले चालू करते हैं पॉवर्टी से, क्योंकि कभी भी इलेक्शन आते ही सारी राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी गरीबी चिल्ला कर वोट बैंक की राजनीति करती है। बट अकॉर्डिंग टू नीति आयोग पेपर्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भारत में 29.70% थी 2013 से 14 के बीच में, जो कि 17.89% से घटकर 11.28% हो गई 2022 से लेके 24 के बीच में। और 24 करोड़ 82 लाख पीपल मूव आउट करे पॉवर्टी लाइन से, जिसमें उत्तर प्रदेश ने इस लिस्ट को एस किया विद 5 करोड़ एंड 92 लाख पीपल कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो उस टाइम के सेंसस के हिसाब से 36 करोड़ की आबादी में से एस्टिमेटेड 75% पॉवर्टी थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसे 75% को 30% तक लाने में 60 साल लगे। लेकिन इसी क्राइटेरिया में इतर डेवलपमेंट के बाद भी इंडिया 111वें स्थान पे है 125 में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इसी को टैकल करने के लिए हाल ही में लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना, जो कि प्रोवाइड करेगी 82 करोड़ पीपल्स को फ्री फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अगर हम डेवलपमेंट को देख रहे हैं तो। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे हम सबसे पहले रोड नेटवर्क्स के बारे में। देखा जाए तो रोड नेटवर्क्स आर वेरी फीजिबल वे टू कनेक्ट द कंट्री। अगर हम प्रोमिनेंट डेटा को देखें तो जो नेशनल हाईवे सिर्फ 90,000 किलोमीटर तक के थे 2013 से 14 तक, वो अब बढ़ के 1,45,000 किलोमीटर तक हो चुके हैं 2023 से 24 तक के डेटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो। और अगर हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो इट इज एन इंक्रीज ऑफ 59% एंड विच हैपेंड इन लेस देन 10 इयर्स। इंडिपेंडेंस से लेकर 2013-14 तक जो माना जाता है कांग्रेस का पीरियड था, उस टाइम तक सिर्फ 54 लाख किलोमीटर तक की रोड बनी
थी और सिर्फ 10 साल के अंदर ही ये आंकड़ा 74 लाख किलोमीटर पहुंच चुका है। मतलब 10 साल के अंदर ही 20 लाख किलोमीटर रोड का निर्माण हो चुका है। और इस टाइम पीरियड में इंडिया ने सबसे बड़ा ग्लोबल रिकॉर्ड हासिल करा, जो कि है इंडिया ने सेकंड पोजीशन अक्वायर करी फॉर द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने पोजीशन चाइना को बीट करके हासिल करी और इंडिया से अब यूएसए से नीचे रह चुका है और डेटा के माना जाए तो 2025 तक यूएसए को भी इंडिया बीट कर देगा। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी एक और प्रोमिनेंट रिक्वायरमेंट है जो एक देश को आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर हम डेटा में झांक के देखें तो जो प्रोडक्शन इंडिया का 2013 तक सिर्फ 100 गीगावाट्स तक टिका हुआ था, वो अब बढ़ के 400 गीगावाट हो चुका है। और मैं अगर आपको यहाँ पे एक मेन पॉइंट बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का कंजप्शन 200 से लेके 250 गीगावाट तक है और इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 400 गीगावाट। मतलब अभी भी इंडिया के पास 50% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बचा हुआ है। दैट मींस इंडिया इज अ वे स्टेप अहेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अगर हम बात करते हैं कि रूरल एरियाज में एनर्जी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, 2013 तक कांग्रेस क्लेम करती थी कि 5.16 लाख गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, बट बीजेपी क्लेम करती है कि वो ऑलमोस्ट 100% मार्क तक रीच हो चुके हैं। और देखा जाए तो ये मार्केट अभी भी बहुत इंप्रूव हो सकता है और इंडियन गवर्नमेंट इसको इंप्रूव करने की राह पे चल चुकी है। अब हम बात करेंगे मेडिकल सर्विसेज के बारे में। देखा जाए तो मेडिकल सर्विसेज में 8 साल में इतना इंक्रीमेंट हो चुका है जो 60 साल में नहीं देखा गया। जहां से कांग्रेस के 60 साल के राज में सिर्फ 2 एम्स बन पाए थे, एक जवाहरलाल नेहरू की सरकार में और दूसरा मनमोहन सिंह की सरकार में। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6 एम्स बने और 15 मोदी सरकार के अंडर। यहां देखा जाए तो बीजेपी के सिर्फ 3 टेन्योर्स में 20 से ज्यादा एम्स बन चुके और आईएनसी के 60 साल के राज में सिर्फ 2 एम्स बने। एनडीए की सरकार में आज तक की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम ऑर्गेनाइज करी गई जिसका नाम है आयुष्मान योजना, जो कि अभी तक सीधा 3 करोड़ लोगों को फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है और अभी तक 25 करोड़ लोगों ने इसमें फ्री एनरोल कर दिया है। इन लेस देन 10 इयर्स 200 से भी ज्यादा इंडियन मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी सेंटर हर स्टेट्स में खोले जा रहे हैं। और देखा जाए तो हर साल 12 लाख डॉक्टर्स इंडिया जनरेट कर रहा है जो आज तक कभी नहीं कर पाया था। अब हम बात करेंगे डिफेंस के बारे में। किसी भी देश की सुरक्षा उसके डिफेंस पे डिपेंड करती है। वैसे भी इंडिया के पास पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे दुश्मन हैं, तो डिफेंस स्ट्रांग होना ही चाहिए। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस के पीरियड में इंडिया ने 5 वॉर्स लड़ी जिसमें से सिर्फ 1 हारी और 4 जीती। पहली वॉर 1947 से 48 में लड़ी गई जो पाकिस्तान के साथ थी। फिर 1962 में इंडिया चाइना से लड़ा जो कि हार गया था। फिर इंडिया वापस पाकिस्तान से लड़ा 1965 में और फिर 1971 में जाकर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई जहां पर इंडिया का मोटिव था पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना। और फिर लास्ट में जाकर इंडिया ने 1999 में कारगिल वॉर लड़ी पाकिस्तान के साथ में। अगर हम डिफेंस बजट की बात करें जो हर साल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो 2013-14 में वो आंकड़ा सिर्फ 3 लाख करोड़ का था और सिर्फ 10 साल के अंदर ही वो आंकड़ा 6 लाख करोड़ तक हो गया। मतलब ग्रोथ 2x थी। और देखा जाए तो कांग्रेस के पीरियड्स में बहुत सारे टेरर अटैक्स हुए जैसे कि 2001 पार्लियामेंट अटैक और 26/11 मुंबई अटैक्स। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रिटेलिएशन बहुत कमजोर देखा गया था। बट अगर हम बीजेपी की सरकार का एग्जांपल ले जैसे कि उरी स्ट्राइक और पुलवामा अटैक, तो उसका इंडिया ने डटकर जवाब दिया था, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक और उरी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। अगर देखा जाए तो आईएनसी के पीरियड में इंडिया सिर्फ इंपोर्ट करता था डिफेंस मैकेनिज्म और इक्विपमेंट्स को, बट अब देखा जाए तो इंडिया डेवलप कंट्री जैसे रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। अब देखा जाए तो इंडिया सिर्फ इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट भी करने लगा है अपने डिफेंस मैकेनिज्म और इक्विपमेंट्स। इंडिया का सबसे बड़ा बायर है इजराइल। 2014 तक इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ 1900 करोड़ रुपए था जो कि 2023 तक जाकर 10,000 करोड़ हो गया। दैट इज 5x ऑफ द प्रोडक्शन रेट जो कि हुआ 10 साल के अंदर। अब एजुकेशन पे आते हैं। आजादी से लेकर 2014 तक देश में 8.47 लाख प्राइमरी स्कूल थी जो कि अब बढ़कर करीब 16 लाख तक पहुंच गई है। और अगर हम बात करें इलिटरेसी रेट की तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 2011 में भारत की इलिटरेसी रेट 74.4% थी और जो कि 2021 से 2022 तक 78% के करीब हो चुकी है। और अगर हम स्टूडेंट एनरोलमेंट रेट की बात करें तो 2014 तक 26.6 मिलियन थी जो अब 2021 तक पहुंचकर 41.38 मिलियन हो चुकी है। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो 2014 तक देश में 711 यूनिवर्सिटीज थी जो 2024 तक 1249 हो गई है एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.46%। देश की इकोनॉमी और फाइनेंस देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
और अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, 2013 तक भारत की पर कैपिटा इनकम $1438 थी, जो कि अब $2389 हो गई है 2023 तक। और जीडीपी के मामले में 2013 तक इंडिया 9th रैंक करती थी विद जीडीपी ऑफ 1.86 ट्रिलियन, और अब 2023 और 2024 में भारत की जीडीपी $4.11 ट्रिलियन हो गई है और 5th स्पॉट पर रैंक करती है आफ्टर अमेरिका, चाइना, जर्मनी एंड जापान। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 2013 से 14 में एक्सपोर्ट $312 बिलियन का था, जो 2021-22 में $418 अरब का हो गया। और फाइनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, और इसको एक वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है। डेमोक्रेसी हमें ये फायदा देती है कि हम किसी भी गवर्नमेंट को उनके डाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं और फ्रीली अपना थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने इस कंपैरिजन में आज देखा कि इंडिया में कैसे एक टाइम में कांग्रेस का 60 साल तक राज चला, जहां पर हमने डेवलपमेंट देखी, मगर वो उस पेस पे नहीं थी जिसका इंडिया को उस टाइम पे रिक्वायर्ड था। लेकिन उस टाइम के डेवलपमेंट ने इंडिया को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया आगे की प्रोग्रेस के लिए। और आगे जाते वक्त में हमने देखा कि कैसे 2013 के बाद से चेंज हुई सरकार ने कैसे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया और कैसे उन्होंने डेवलपमेंट को जस्ट डबल किया पहली सरकारों से, और कैसे देश की जनता ने एक नई सरकार को चुनकर उसमें भरोसा दिखाया कि वो देश कैसे बदलाव कर सकती है। और हमने देखा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भी अपने घुटने टेक सकती है भारतीय लोगों के आगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डाउनफॉल के मेजर रीजंस थे उनके कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाना जो कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को पसंद नहीं आते, जैसे कि कम्युनल वायलेंस बिल 2013, और कैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्प्रेड करना जो कि कंट्री की मेजोरिटी पॉपुलेशन है। और हमने बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये भी देखा कि कैसे कांग्रेस जो कि पहले प्रो हिंदू विंग को एक्सपोज करती थी, वो कैसे उसी विंग में शामिल होने की कोशिश करने लगी। कैसे एक टाइम में मोदी का मजाक उड़ाते थे कि मंदिर मंदिर जाता है, से उनके खुद की लीडर मंदिर मंदिर जाने लगे और भगवान को डिसरिस्पेक्ट करने लगे। कैसे एक टाइम में हिंदू मुस्लिम के विवाद से हिंदू हिंदू का विवाद चालू हुआ, और सिर्फ एक आदमी के कारण से कैसे लोगों ने अपनी जाति जनेऊदारी होने तक का नाम ले लिया। सभी सरकारों में कुछ ना कुछ गलतियां होती है जो कि वे सुधारने की कोशिश करते हैं, और कुछ सरकारें उनको सुधारने की भी कोशिश भी नहीं करती है। मगर देश के ही प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट करना, उसको डिक्टेटर बोल देना कहाँ का सही बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @nityamnilay। और अगर आपको कुछ भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जय श्री राम।